Hello CA final students, continuing with our revision of the standards on auditing, we have identified some around 15 to 20 standards that are of most importance in the coming examinations. So one of them is SE 710. So we will start revision of this standard. So let us start with this. So SE 710 states that comparative information, it is of two types, one being corresponding figures and the second one being the comparative financial statement. So we have to understand both the terms. corresponding figures क्या होता है कि लेट सपोज जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें अपन क्या देते हैं, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. सो द प्रीवियस ईयर फिगर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट ईयर बैलेंस शीट. तो लेकिन इसमें जो ऑडिट ओपिनियन होता है दैट इज ओनली ऑन द करंट पीरियड. देखो मैं आपको समझाता हूँ. देखो अगर आप देखो रेमंड्स की अपन ना रेमंड्स की बैलेंस शीट खोलते हैं, ठीक है. रेमंड्स की बैलेंस शीट में अपने को क्या दिखेगा कि करंट ईयर फिगर्स भी है और प्रीवियस ईयर फिगर्स भी है. लेकिन देखो देखो इसमें करंट ईयर फिगर्स भी है और प्रीवियस ईयर फिगर्स भी है, लेकिन इसका जो ओपिनियन है इट इज ऑन ओनली ऑन द करंट ईयर. इट इज ओनली ऑन द करंट ईयर. मतलब जो पुराने साल की बैलेंस शीट है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट द ओपिनियन इज ओनली फॉर द ईयर क्या बोलते हैं 31 मार्च 2019. अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, आर ऑडिट ओपिनियन इज फॉर द बैलेंस शीट डेटेड 31 मार्च 19. मतलब हमारा ऑडिट ओपिनियन 18 के लिए नहीं है, लेकिन 18 इज एन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब हमारा ओपिनियन जो है दैट इज ओनली फॉर द ईयर 2019, बट 18 एंड 19 बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मींस द इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन इसमें जो ऑडिट ओपिनियन जाता है दैट इज ओनली फॉर द करंट पीरियड. ठीक है, ये आपको पॉइंट समझना है. तो अब देखो, अब हमारी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर से रिलेटेड ऑडिटर व्हाट ऑडिटर हैव टू डू, तो उसे ये इंश्योर करना है कि जितनी भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एज पर एफआरएफ इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो क्या वो इंक्लूड हुई है और क्या उसे हमने अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई किया है. तो क्या मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूड होनी चाहिए थी, क्या वो एज पर एफआरएफ इंक्लूड हुई है एंड अप्रोप्रिएटली क्लासीफाइड. हमें शेड्यूल 3 क्या बोलता है, हमें कंपैरेटिव्स देने हैं, तो हमें एज पर एफआरएफ देखना है क्या वो इंक्लूड हुआ है एंड इट इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड. फिर हमें देखना है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो पिछले साल के बैलेंसेस से एग्री करती हो. तो मतलब जो पिछले साल के बैलेंसेस है दैट एग्रीज विद द प्रीवियस साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो जो हम ऐसे 510 के प्रोसीजर है सेम यहीं पे फॉलो करते हैं. मतलब देखो आप समझो, ऐसे 510 क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस की टेस्टिंग. ठीक है, लेकिन ऐसे 710 में क्या होता है, अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है या फिर कोई पुरानी मिसस्टेटमेंट है उसकी रिपोर्टिंग ऐसे 710 में होती है. तो ऐसे 510 में हमारा ओपनिंग बैलेंसेस पे प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और ऐसे 710 में अगर उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट मिलती है तो रिपोर्टिंग की जाती है. आपको ये क्लियर होना चाहिए. ऐसे 510 में आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो एंड मतलब ऐसे 710 में भी सिमिलर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं आपको. तो आपको कंपेयर करना है कि जो पिछले अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स है क्या वो सही आए या नहीं आए. बट द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड. क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थी क्या वही फॉलो हमने करी है करंट ईयर में भी, और अगर कोई चेंज हुआ है तो हमने उसे प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है. तो अगर आपको पता हो IAS 8 मतलब इंड AS 8 क्या बोलता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अकाउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली. तो हमें देखना है कि अगर कोई चेंज हुआ है तो दैट हैव बीन अकाउंटेड प्रॉपरली एज पर दी FRF. तो अगर मैं बोलूँ पुराने बैलेंसेस से टैली होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, ठीक है, और फिर हमारी पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए. अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करना है ना. अगर मेरे को कोई डाउट है, ठीक है, अगर मुझे पिछले मतलब करंट ईयर के ऑडिट में ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट मिली, ठीक है, मतलब लग रहा है चांसेस है ना, इफ वी हैव डाउट ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट देन वी नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है, और अगर पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंसेज में कोई गलती मिल गई, मतलब कोई ओपनिंग बैलेंसेज में गलती हो गई, तो अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट मतलब अगर मान लो पुराने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बदले जाते हैं, तो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स के हिसाब से ऐसे 560 के हिसाब से नई ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करनी पड़ सकती है. तो अगर मान लो ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट मिली तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट मिली तो अपने को क्या है, अगर मान लो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है कि कोई मतलब कुछ नहीं होगा इसका, तो हम क्या करें, तब हम क्वालिफाई कर देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, लेकिन अगर वो मान लो मैनेजमेंट बोलता है हम पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करते हैं और जो हमारी पूरी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है उसे हम नई बनवा के देते हैं, तो फिर जब ऑडिटर नई ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा पिछले साल की तो उसे ऐसे 560 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा.
तो अगर मैं सिंपल बोलूँ ऐसे 710 क्या बोलता है कि देखो पुराने बैलेंसेस एग्री होने चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहनी चाहिए, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डाउट है तो आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो और रिजॉल्व करो कि कोई मिसस्टेटमेंट थी ओपनिंग बैलेंसेज में या नहीं थी। बेसिकली ये ऐसे 510 से रिलेटेड प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करने हैं अपन को, ठीक है। और हमें ये भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से कि जो आपने पिछले साल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें दी थी, तो फ्रॉम मैनेजमेंट टू रीअफर्म दैट द WR it previously made remains अप्रोप्रिएट। तो जो पुरानी WR थी दैट रिमेन्स अप्रोप्रिएट। तो हमें ये 3-4 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला हमें देखना है कि क्या जो FRF बताता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस देना, क्या हमारे वो आ रही है नहीं आ रही है, और क्या वो क्लासीफाई हुई है नहीं हुई है। फिर बैलेंसेस को एग्री करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर कोई चेंज हुआ है तो प्रॉपर अकाउंट फॉर हुआ है नहीं हुआ। अगर कोई डाउट आ रहा है हमें ओपनिंग बैलेंसेस की मिस स्टेटमेंट में, तो हमें एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है और रिजॉल्व करना है कि एक्चुअल में है या नहीं हुआ, ठीक है। अब आप समझो एक क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन, तो ये बेसिकली मई 18 ओल्ड सिलेबस में आज क्वेश्चन है। अब अपन समझते इसमें क्या है। तो 31 मार्च 2019 में क्या था, इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया था फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब अपन करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019-20, मतलब पिछले साल इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया, अब अपन करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी इस साल भी प्रोविजन नहीं बनाती तो क्या आपको क्वालिफाई करना चाहिए? हाँ, क्वालिफाई करना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो मैटर्स विच गिव राइज टू द मॉडिफाइड ओपिनियन, है ना, मैटर्स विच गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व, मतलब जो पिछले साल के जो मैटर्स थे दैट अनरिजॉल्व, तो ऑडिटर को मॉडिफाई करना है, ठीक है। ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि पुराने मतलब पुराने वाले में मिस स्टेटमेंट थी तो इस बार वाले में भी मिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो देखो इसके ये जो मॉडिफिकेशन होगी इसके 2 बेसिस हो सकते हैं। अगर मान लो अगर अपन ये मानते हैं कि इम्पैक्ट ऑन द करंट ईयर इज मटीरियल, अगर हम ये मानते हैं कि जो पुरानी मिस स्टेटमेंट थी उसका इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर इज मटीरियल, अगर मतलब वो इंपॉर्टेंट मटीरियल इम्पैक्ट है उसका करंट ईयर की फिगर्स के ऊपर भी, तो भी हम मॉडिफाई करेंगे। अगर हम मानते हैं कि मटीरियल नहीं है तब भी हम मॉडिफाई करेंगे। अब देखो दोनों में रीजन क्या है, यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे तो हम बताएंगे कि करंट ईयर की फिगर के ऊपर इतना इम्पैक्ट है और पिछले साल इतना इम्पैक्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि करंट ईयर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब आपने प्रोविजन फॉर डिमिनिशन नहीं बनाया तो वो पिछले साल को इम्पैक्ट कर रहा है, करंट ईयर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। करंट ईयर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल की फिगर गलत आ रही है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर, जो मैटर यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ, मैटर विच गेव राइज टू द मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व। तो अभी तक वो मैटर मतलब जो प्रोविजन नहीं बना था वो आज भी नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज अनरिजॉल्व ऑन द कंपैरेबिलिटी। तो एक्चुअली अब आप करंट ईयर की फिगर और कॉरस्पॉन्डिंग ईयर की फिगर आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो अगर मान लो 19-20 के अपन बैलेंस शीट ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और 18-19 में प्रोविजन बनना चाहिए था तो वो आज की डेट में भी नहीं बना, 19-20 में भी नहीं बना, तो मैटर आज भी अनरिजॉल्व है। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। दोनों ही केस में मॉडिफाई करना है, भले ही चाहिए मटीरियल इंपैक्ट हो इस साल या ना हो तब भी करना है। अगर नहीं है तो आपको इसलिए करना है, रीजन क्या है इसका कि आपका मतलब कंपैरेबिलिटी नहीं रहेगी, समझ रहे हो आप बात, है ना। तो इन दोनों चीज़ों की कंपैरेबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर करंट ईयर में इंपैक्ट मटीरियल है तो ऑब्वियस ही बात है अपन को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब अगर मान लो अपन दूसरा केस क्या पढ़ते हैं कि कंपनी प्रोविजन बना देती है इन द ईयर 2018-19, ध्यान से पढ़ना कौन सी ईयर में बना रही है प्रोविजन, 2018-19। अगर मान लो यहाँ पे मैं दे देता 2019-20 तो क्या आंसर होता है आपका, आप ध्यान से सोचना। देखो प्रोविजन कब बन रहा है, 18-19, मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बन रहा है, मतलब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं बोलूँ तो मैं रीस्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट होते हैं तो नई ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए एज पर ऐसे 560, ठीक है। ऐसे 560 क्या बोलता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हो गया तो आपको नई ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो अब इसमें क्या होगा, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बदल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, नई ऑडिट रिपोर्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैटर पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन था वो करेक्ट हो गया, ठीक है। मैटर विच गेव राइज टू द मॉडिफाइड ओपिनियन इज रिजॉल्व्ड एंड प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, उसे हमने पिछले साल में करेक्ट भी कर दिया, नई ऑडिट रिपोर्ट भी ले ली और सब कुछ करेक्टली अकाउंट फॉर कर दिया। तो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड नीड नॉट रेफर टू द प्रीवियस मॉडिफिकेशन, तो हमें पिछले साल की मॉडिफिकेशन को रेफर नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हुआ। तो मतलब अगर हमने 18-19 की
ऑडिट रिपोर्ट ही मॉडिफाई कर दी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट ही चेंज कर दी, मतलब पहले मॉडिफाइड ओपिनियन था अब उससे अनमॉडिफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन का मैटर था वो हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, 18-19 में जाके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर 19-20 होता, अगर मान लो 19-20 होता, मतलब हमने पिछले साल तो गलती थी लेकिन इस साल हमने सही कर दी, मतलब इस साल हमने प्रोविजन बुक कर दिया। लेकिन आप समझो इस चीज़ से, इससे होगा क्या, इससे क्या हुआ, मैटर ना तब भी अनरिजॉल्व रहा। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग वाले दिन ना अनरिजॉल्व था। क्यों? क्योंकि पिछले साल के बैलेंसेस के साथ कंपैरेबिलिटी नहीं बैठेगी, तब भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप करंट ईयर में सिर्फ सही कर रहे हो ना, 19-20 में अगर आप सही कर रहे हो तो भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो यहाँ वाले में आ जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन द करंट ईयर इज मतलब क्या बोलते हैं कि आप कंपैरेबल नहीं है दोनों फिगर, समझ रहे हो, तो फिर तब भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एक बार क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है, एक बार क्वालिफिकेशन आ गई तो वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मैटर कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, समझ लो। मान लो अगर एक बार प्रोविजन नहीं बना तो भाई वो अगले साल क्यों बनाएगा मैनेजमेंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, वो तभी चेंज हो सकता है अगर पिछले साल जाके हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करें और नई ऑडिट रिपोर्ट रहे एज पर ऐसे 560, तभी वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला जो पैरा है ये लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा पैरा लगता है, ये वाला। तो हर बार क्या होता है कि जो पिछली बार का जो मैटर होता है वो अनरिजॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा नई फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट नहीं करेगा और नई ऑडिट रिपोर्ट लेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो पुराने वाला पैरा है जो अपन ने लिखा पढ़ा कि रिजॉल्व हो गया मैटर, वो कभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लगता है कि मैटर आज भी अनरिजॉल्व है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पुरानी क्वालिफिकेशन है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे कि आप देखो अडानी पावर की रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अडानी पावर में क्या था, अगर आप देखो 31 मार्च 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है, ये 31 मार्च 19 की ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। अब इन्होंने पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी थी कि इनकी एक सब्सिडरी है, इसका कैरिंग अमाउंट हम डिटरमिन नहीं कर सकते, मतलब इनका कैरिंग अमाउंट गलत आ रहा है, ठीक है। 19 में क्वालिफिकेशन दी, अब इन्होंने 20 में भी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दी है क्वालिफिकेशन, अगर आप देख पा रहे हो। तो इन्होंने 2020 में भी सेम क्वालिफिकेशन दे दी और बोला, है ना, यहाँ पे बोला अकॉर्डिंगली वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, है ना। आर ऑडिट रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस ईयर वाज आल्सो क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो मतलब एक बार क्वालिफिकेशन आ गई तो हर साल कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। अब आपको लॉजिक समझ आया, हम हमेशा प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर एक बार क्वालिफिकेशन वहाँ पे डल गई ना तो मुझे हर बार रिजॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो फिर मैं हटा नहीं सकता, वो तभी हटा सकता हूँ जब वो पुराना ऑडिटर एज पर ऐसे 560 अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दे, और वो तब करेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये वाला फंडा है। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, मैटर्स विच गिव राइज टू द मॉडिफाइड ओपिनियन इज रिजॉल्व, तो ये वाला अप्लीकेबल ही नहीं होता। अब अपना एक ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ये खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब अपन सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने प्रोविजन वाला पढ़ा, ठीक है। अब अगर मान लो पिछले साल आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, ठीक है, अब लेकिन आपने ऐसे 510 के प्रोसीजर लगाए और आपको उसके अंदर मिस स्टेटमेंट मिल गई। अब आप क्या हुआ, अब आप डर गए, आप पिछले साल अनमॉडिफाइड था, अब आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये दोनों फिगर्स कंपैरेबल नहीं रहेगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर वो मिसस्टेटमेंट रेक्टिफाई नहीं करी। तो अगर मतलब ओपनिंग में हमने रेक्टिफाई नहीं करी तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मतलब ओपनिंग बैलेंस मिसस्टेटेड है तो अपन को मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ों की कंपैरेबिलिटी नहीं बैठी, समझ लो। तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर पिछले साल अनमॉडिफाइड था और ओपनिंग बैलेंस में अपन को मिसस्टेटमेंट मिलती है, देन वी नीड टू मॉडिफाई आवर ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अभी अपन ने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन दिया एंड इंटीरियर पार्ट होता है, और जो ऑडिट ओपिनियन होता है दैट इज ओनली ऑन द करंट ईयर, इट इज नॉट ऑन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी अपन देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मिस स्टेटमेंट थी ओपनिंग में, तब भी अपन ने क्वालिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि विद द करंट ईयर, इसलिए क्वालिफाई किया। अब देखो कंपैरेटिव क्या होता है, ये पता कब बनता है, जब मान लो कंपनी प्रोस्पेक्टस ला रही है, प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बैलेंस शीट है, 5 साल की बैलेंस शीट है या 3 साल, आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर, तो वो 3 साल की बैलेंस शीटें जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक कंबाइंड ऑडिट रिपोर्ट जाती है ऑन द तीनों ईयर्स, ठीक है, तीनों सालों के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जाती है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ करंट ईयर पे ऑडिट रिपोर्ट जा रही थी, इसमें क्या जाएगी, तीनों सालों पे जाएगी। ऑडिट ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। और इसमें हम देखो, मान लो इस साल का ऑडिट तो चलो मैंने कर लिया, पिछले 2 सालों का पता चला किसी और ऑडिटर ने किया था, तो मैं उनका नाम कहाँ पर डाल देता हूँ, अदर मैटर पैराग्राफ में, ठीक है ना। और ऊपर वाले में हम कहीं पे भी पुराने वाले ऑडिटर का नाम नहीं डालते, हम पुराने वाले ऑडिटर का नाम नहीं डालते, एक्सेप्ट
इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन ओनली, ठीक है। तो हम तभी डालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में, हम अगर पुराने ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो अदर मैटर पैराग्राफ में हम तभी डालते हैं अगर लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर किया है, लेकिन कंपैरेटिव्स में हमेशा डालना पड़ता है क्योंकि उसने ही ऑडिट किया है, मतलब समझ रहे हो आप। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, ऑडिटर 3 साल के ओपिनियन देता है और 3 साल में से 2 साल मान लो पिछले साल ने ऑडिट किया, तो मैं भाई मुझे अदर मैटर में बताना पड़ेगा ना, 2 तो उसने किया ऑडिट, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी होता है ना। और अगर यहाँ पे अनऑडिटेड है, अगर कोई ब्रांच अनऑडिटेड है तो दोनों में बताना पड़ता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग में भी बताना पड़ता है और कंपैरेटिव में भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर पिछले साल आपका ऑडिट हो रखा है तो आपको ये नहीं बताना पड़ता कि पिछले साल इस ऑडिटर ने ऑडिट किया था, ठीक है। तो प्रायर फिर मतलब उसमें ये नहीं बताना पड़ता, जैसे मान लो अभी अडानी अपन ने बैलेंस शीट देगी तो अडानी वाले ऑडिटर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि पिछले साल मैंने ही ऑडिट किया था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अडानी या पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ होता तो उसे बताना पड़ता दैट द प्रीवियस ईयर फिगर्स आर नॉट ऑडिटेड, ठीक है। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड, तो अडानी वाले को कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और कंपैरेटिव में तो हमेशा ही बताना पड़ता है, इट इज कंपलसरी। तो अगर मैं बोलूँ कंपैरेटिव में अदर मैटर पैराग्राफ में मैं बताता हूँ कि भाई कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी है जो मैंने नहीं ऑडिट करी लेकिन दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करी है। इफ ओपिनियन ऑन प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन द करंट पीरियड, है ना, तो मतलब मैं बताता हूँ कि दूसरे वाले ने ऑडिट किया है, ठीक है। अगर अब मान लो कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं 3 सालों में ओपिनियन दे सकता हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन डिफरेंट भी रख सकता हूँ जो उसने ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, मतलब पिछले 2 वालों ने मान लो लेट्स सपोज उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, ठीक है। तो मैं उसे अनमॉडिफाइड भी दे सकता हूँ क्योंकि मेरी ऑडिट रिपोर्ट अभी है, 3 सालों की मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसका रीजन फॉर डिफरेंस अदर मैटर पैराग्राफ में देना पड़ेगा कि भाई पिछले वाले ने ऐसा दिया था, मैं इसे अनमॉडिफाइड दे रहा हूँ, इसका रीजन ये है, ठीक है। ये पॉइंट है। तो कंपैरेटिव्स इतना प्रैक्टिकली चलता नहीं है, ये सिर्फ तभी आता है जब प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू होते हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में मतलब जैसे अब मान लो पुरानी मतलब अभी अपन ने अडानी बैलेंस शीट देखी तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है, तो उसमें अपन को प्रायर ऑडिटर का डिस्क्लोजर नहीं देना क्योंकि यहाँ पे भारत में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रायर ऑडिटर के बारे में बताना हो, तो अपने ओपनिंग ऑडिटर के बारे में नहीं बताना। लेकिन अगर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड है तो हमें बताना पड़ेगा कि मतलब पुराना ऑडिटर कौन सा था। बट दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन मटेरियल में स्टेटमेंट। तो हमें ऐसे 510 का प्रोसीजर तो लगाना ही लगाना है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो मतलब आप ऐसे 710 अपना खत्म हो जाता है। थैंक्स अ लॉट।